Good morning, student. This is part 4 of chapter 3, liberalization, privatization and globalization. And so far we have done liberalization and globalization, privatization, and now we'll try to understand agriculture in reform period. Agriculture sector was adversely, we can say, negatively affected, or in the other words we can say growth rate declined. तो अगर समराइज करें एक सेंटेंस में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पीरियड के दौरान यानी 91 के दौरान, 91 से दौरान जो रिफॉर्म्स किए गए उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या प्रभाव आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव था। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बढ़ा। कारण क्या मिले? फर्स्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वॉज रिड्यूस। जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती थी 50 से 90 के दौरान हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इन्वेस्टमेंट से के कारण हुआ था। तो गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा लिए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन में या पावर यानी एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना, रोड्स, रिसर्च, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ उसका कारण पहले क्या पता लगा, सरकार ने इन्वेस्टमेंट ही करना कम कर दिया था। क्यों कम करा होगा? क्योंकि वो दूसरे सेक्टर्स में कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे थे या सर्विस सेक्टर में। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना लिखना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो सब्सिडी हमने देखा था जो 50 से 90 के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान दी गई थी, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो थी वो रिमूव कर ली गई, जिसकी वजह से फिर जो कॉस्ट थी वो फार्मर्स को बियर करनी पड़ती थी, तो कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा क्या है? इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू टू रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड रिमूवल और वी कैन से रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो फिर इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि हमने देखा था वो इंपोर्ट ड्यूटीज जो टैरिफ्स थे वो कम कर दिए गए थे। एंड लास्टली, प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड, और इस वजह से जो रिफॉर्म के दौरान क्या हुआ, प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो थे वो बढ़े बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो प्राइजेस भी बढ़ गए रिफॉर्म पीरियड के दौरान, यानी 91 के जो हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उस पीरियड की हम बात करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? एग्रीकल्चर सेक्टर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा रिफॉर्म्स पर। रिफॉर्म्स में क्या किया गया था, उसका कारण क्या समझ में आया हमारे को कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया गया, जिसकी वजह से अब किसानों को जैसे सब्सिडी है पहले जो मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही थी, तो उनके खर्चे बढ़ गए, जिससे कॉस्ट बढ़ गई तो महंगा हो गया। दूसरा, महंगा तो उनको पड़ ही रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल एक कंपटीशन एक और आ गया, जो फॉरेन नेशन से भी इंपोर्ट करने लग गए। जैसे फूड क्रॉप्स की बात हो रही है, फलों की बात हो रही है, फूड ग्रेन्स की, यानी जो कम कीमत पर आने लग गए, तो एक वो भी कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा। एंड लास्टली, प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड, और प्राइजेस बढ़ने लग गए। अब ये इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये भी पुअरली परफॉर्म, देखो क्या लिखा है, परफॉर्म पुअरली, स्लो ग्रोथ रेट। तो इंडस्ट्री पर भी रिफॉर्म्स का जो इमीडिएट इफेक्ट था वो जो देखा गया वो नेगेटिव ही था। जिस रेट से ग्रो करना चाहिए था इंडस्ट्री ने भी ग्रोथ नहीं करी। उसके रीजंस क्या समझ में आए? उसमें पहला समझ में आया ग्लोबलाइजेशन, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारी इंडस्ट्रीज जो थी उन पर एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और आज आप देखेंगे, मुझे बताइए आप कितनी आप नाम जानते हैं ब्रांड नेम का घर पे? अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप देखना कितनी फर्म्स हैं जो इंडिया की हैं और कितनी फर्म्स हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं। आप गिनती की, आप टाटा, महिंद्रा, बजाज या 4 या 5 या रिलायंस के अलावा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मल्टीनेशनल्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बताओ मेरे को मल्टीनेशनल्स, तो इसको ये बोलेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी जो थी वो एडवर्सली इफेक्ट हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वो दे वर नॉट इन ए पोजिशन टू कम्पीट विद दिस जापानीज और कोरियंस, जिस अमेरिकन्स, जर्मन्स, उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए। तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, मुझे बताओ एक मारुति, और वो भी फॉरेन कोलैबोरेशन, सुजुकी, जापानीज कोलैबोरेशन के अलावा मेरे को बताओ कौन सा है? टाटा, महिंद्रा, चौथा कौन सा है? सब क्या मिलेंगे आपको? जापानीज मिलेंगे या जर्मन्स मिलेंगे या अमेरिकन्स मिलेंगे। इसको बोलेंगे हम इंडस्ट्री पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं हम। चीपर इंपोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, अगर क्योंकि इंपोर्ट्स भी चीप हो गए थे क्योंकि टैरिफ्स कम कर दिए गए थे, तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड भी कम हो गई। इनएडिक्वेट और वी कैन से लो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास इतने फंड्स ही नहीं थे उस समय 91 से इमीडिएटली हम बात करें तो जैसे पावर सप्लाई को, अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो आपको पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाई इंपोर्ट्स एंड लो एक्सपोर्ट्स,
developing countries like India were compelled to open up their economies for developed countries like USA, but countries like India, they does not have the access to the markets of developed nations market because of high non-tariff barriers, quota restrictions. तो अभी आपको बात समझ में आ गई. इंडस्ट्री को ये भी नुकसान हुआ. वो जो फॉरेन कंट्रीज थे वो तो हमारे देश में आके ट्रेड कर रहे थे या अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे, लेकिन हमारी कंपनीज या हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सेस नहीं था. ये भी एक कारण बना कि एक स्लो ग्रोथ रेट थी. हाँ, लेकिन इसको समय के साथ बदला गया. हाँ, 2020 में बात करेंगे तो हमारी जो अभी एग्रीमेंट्स की बात करें यूएस के साथ तो या और नेशंस के साथ, तो वी आर इम्प्रूविंग. लेकिन हाँ, इमीडिएट तो हम यही बोलेंगे कि जो इम्पैक्ट देखा गया 91 के रिफॉर्म्स में, इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही दिखा. एंड लास्टली डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो उसकी वजह से भी प्राइवेट सेक्टर में वो चली गई. तो ये कुछ कारण हमें मिले जो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रिफॉर्म पीरियड. रिफॉर्म पीरियड मतलब 91 के बाद का जो पीरियड था उसको रिफॉर्म पीरियड बोला गया, जो रिफॉर्म्स के दौरान इमीडिएटली देखा गया. उसके बाद फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा था. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी होती है. तो ये आपको सीखना पड़ेगा. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के खर्चे. टैक्सेशन मतलब उनका रेवेन्यू. तो उस पॉलिसी को कितने हमारे खर्चे हैं और क्या खर्चे हैं और कहाँ से हमारे को रेवेन्यू आएगा, इस पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोला गया. इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया. और नॉन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स, जैसे रीजन्स में क्या है? लिमिट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सच एज वी कैन से सोशल सेक्टर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया. टैक्स रिडक्शंस टू यील्ड मोर रेवेन्यू एंड रिमूव टैक्स इवेजन. टैक्स कम कर दिए गए तो उसकी वजह से जब टैक्स ही आप कम कर रहे हो तो टैक्स कम आ रहा है. जब आपके पास इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर भी कम करने पड़े. रिडक्शन इन टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, इससे भी आपको आप टैक्स यहाँ पर भी आपने कम कर दिया तो भी इनकम कम हो गई. अब इनकम कम है तो फिर एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा. एंड अगेन टैक्स इंसेंटिव, ये टैक्स रिडक्शन टैक्स इंसेंटिव भी दिखेगा आपको रिफॉर्म पीरियड के दौरान. तो उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की इनकम अचानक से कम हुई और उसकी वजह से पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट था, जो सरकारी इन्वेस्टमेंट था, जो सोशल सेक्टर यानी एजुकेशन हेल्थ, वो फिर कम हो गया. जब इनकम कम है तो खर्चे भी कम है. इसीलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपको इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कम्पीट. सिमिलरली हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो लिमिटेड है, कम है. बेटर है प्राइवेट सेक्टर से बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. इसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. तो कंक्लूड क्या करेंगे ग्लोबलाइजेशन के लिए? हम ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये तो एक मेरिट में है. और डीमेरिट्स में क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज वर बेनिफिटेड मोर देन डेवलपिंग कंट्रीज, ये हम पहले भी सीख चुके हैं. वाइडेंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनकम इक्वालिटीज बोलेंगे इसको. एंड लास्टली ग्रोथ कंसंट्रेटेड इन सम एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, ओनली सर्विस सेक्टर लाइक आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, इन्हीं सेक्टर्स में ग्रोथ दिखी, बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं दिखी. अभी समझ में आ गया. मेरिट्स में समझ में आ गया. ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, अभी एक्सेस था, हम दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड कर सकते थे या इन्वेस्ट कर सकते थे या फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते थे. वो आईटी सेक्टर में हो पाया. जैसे इन्फोसिस है उसकी प्रेजेंस ग्लोबल प्रेजेंस है, उसकी टाटा की प्रेजेंस जो है वो ग्लोबल प्रेजेंस है. लेकिन डीमेरिट्स में क्या हुआ? इन डेवलप्ड नेशंस को ज़्यादा बेनिफिट मिला इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ गई. इसका मतलब ये होता है कि जो हाई इनकम ग्रुप है वो कम है, रिच आर लेस एंड दे आर वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू पुअर, दे आर वेरी मोर इन, वी कैन से दे आर मोर इन नंबर. तो वाइड एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? गैप बढ़ गया बिटवीन रिच एंड पुअर. एंड लास्टली ये सभी एरियाज में ग्रोथ नहीं दिखी. इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन सम एरियाज. वो एरियाज के नाम आपको बता रखे हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ दिखी, टेलीकॉम में दिखी, फाइनेंस में दिखी. तो इस तरह से वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो इसको कंक्लूड करें तो पॉजिटिव्स में क्या बताएंगे हम? जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी, ये तो हमारे को समझना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट तो बढ़ी इन कंपैरिजन टू 50 to 90 पीरियड से इंडिया की जीडीपी बढ़ने लग गई थी. और क्या समझ में आया? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ कम हुई. तो इसको हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव में ले सकते हैं. एंड थर्डली ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन.
जो फ्लक्चुएशन मतलब जो ग्रोथ है वो किसी साल में तो ज़्यादा दिखी, कभी कम दिखी, तो वो हमेशा आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ नहीं दिख रहा था. ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड, foreign investments increased, foreign exchange reserves increased, exports increased, prices were kept under control in reform period. तो एक नेगेटिव इसमें से यही आया कि ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन, तो इसको हम नेगेटिव में डाल देते हैं रादर देन इन. ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव में ऐड कर देते हैं. ठीक है, अब नेगेटिव्स को देखेंगे एक बार. नेगेटिव्स में क्या है, अब असेसमेंट इस पूरे वो चैप्टर को पढ़ने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो आज 2020 तक भी नहीं हो पाया. पॉवर्टी तो आपने देख ही लिया है अभी कोरोना पेंडेमिक में, जो माइग्रेशन हुआ है या जो पुअर क्लास थी, जो या कैजुअल वर्कर्स थे, उनके साथ क्या हुआ है. वी ऑल नो दैट रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, दे वर नॉट इवन ए पोजिशन टू सर्वाइव फॉर 1 month. और वो स्टिल जो इश्यूज ये अभी तक हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर अभी भी ज़्यादा ही है रेवेन्यू से, एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन, ये हमने समझ लिया है. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ये इन्हीं स्लाइड्स में से आपको मिल जाएगा, तो आपको ढूंढ के आपको कॉपी में लिखने हैं. वाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये अब आपको समझ में आ गया है. सेकंड क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ WTO, ये WTO की स्लाइड में मिलेगा. हाउ इज RBI कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में मिलेगा. व्हाट डू अंडरस्टैंड डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, ये हमने एक स्लाइड में नोट में लिख रखा है. व्हाई आर टैरिफ्स इम्पोज्ड, ठीक है, ये भी मिल जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस विच मेक इंडिया ए फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन. 2 पॉइंट्स लिखे थे, देखना उसमें किस स्लाइड में मिलता है. क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द नवरत्न पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs इन इंडिया. इसका आंसर है यस. और ये जो मैंने आपको नवरत्न पॉलिसी के बारे में बताया था उस स्लाइड में से देख के लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9, वाई एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एडवर्सली अफेक्टेड, रीजंस बता रखे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 10, वाई हैज द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड, ये भी बता रखे हैं. राइट दीज स्लाइड्स इन योर नोटबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So you have to write these slides, each and every slide, and do these questions. वो आपको आंसर जो है वो स्लाइड्स में से मिल जाएंगे. If there is any doubt, I have already given you my email ID. Though no one asked, very few, 1 or 2 students they asked. So be safe at your home and study regularly. And if there is any problem, you can even give it a call to me. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल पे भी मेरे से बात कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं. और आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है हम विल कंटिन्यू इन आवर वीडियो क्लासेस. एंड स्टे एट योर होम, स्टे हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. वी हैव completed our chapter 3 in 4 parts. Write it in your notebook. Thank you.